हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चालू हो चुकी है एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। और उस उत्सर्जन तंत्र का एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे शरीर में क्यों वेस्ट मटेरियल बने, कैसे बने, क्या कहानी है, उस कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था जो इसका पार्ट 1 था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज से इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या जिन्हें अपन कहते हैं उत्सर्जी अंग। बहुत कुछ तो नाम से ही समझ गए होंगे। उत्सर्जी अंग ऐसे अंग या ऑर्गन जो एक्सक्रीशन उत्सर्जन में मदद करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो जब शरीर में अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं तो उनको शरीर से बाहर करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होंगे। सभी का तो काम है ना, जो काम लंग्स कर सकता है वो लंग्स ही करेगा। ऐसा थोड़ी कि अपन स्किन से, त्वचा से रेस्पिरेशन करने लगे। हर का अपना एक काम बटा हुआ है, तो उसी के आधार पर अपन इनको देखते हैं। यदि अपन बात करें उत्सर्जी अंग की, तो इसमें एक हमारे शरीर में है स्किन, त्वचा, ठीक। फिर हमारे शरीर में है लंग्स, फेफड़े। फिर हमारे शरीर में पाई जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का कॉन्सेप्ट अपन डाइजेशन में विस्तार से पढ़ चुके हैं, या एक नॉर्मल इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर अगले यदि अपन बात करें तो अगला जो है ये है लीवर, या इसे अपन कहते हैं यकृत। और उसके बाद जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसे आप सभी जानते हैं वृक्क, किडनी। किडनी को अपन कहते हैं वृक्क, या इसे कहा जाता है गुर्दा। तो ये जो 5 है ये हमारे लिए होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या इन्हें अपन क्या कहते हैं उत्सर्जी अंग। अब समझो सबके अपने अलग अलग काम। यदि हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है ये शरीर से बाहर करती है स्वेट। स्वेट हिंदी में कहते हैं श्वेत, बोलचालना पसीना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बाहर करते हैं, क्या करते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्लो चार्ट में एक जनरल इंट्रोडक्शंस रखें, ठीक। हमारे शरीर में जो स्वेट है, स्वेट एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है ना। क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी एक्स्ट्रा मिनरल्स या खनिज हैं, इन मिनरल्स या खनिज को करना होता है शरीर से बाहर। यदि खनिज जरूरत से ज्यादा होगा तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के डिसीज होते हैं, रोग होते हैं। जैसे कोई हड्डी का कोई हिस्सा ज्यादा बढ़ गया, कोई हड्डी ज्यादा बढ़ गई, हमारे ये जो दांत है ये तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े वृद्धि करने लगते हैं, नाखून ज्यादा बड़े होने लगे। तो ये सब मिनरल्स का जरूरत से ज्यादा होने पर होता है। तो वो जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं, वो उन्हें कुछ मात्रा में शरीर से बाहर करना होता है। तो वो खुद तो शरीर से बाहर आ नहीं सकते, तो ये जो एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं ये घुल जाते हैं या मिल जाते हैं पानी के साथ, और पानी इन एक्स्ट्रा मिनरल्स को हमारे शरीर से कर देता है बाहर। और ये जो मिनरल्स और पानी मिले हैं इसे ही हम कहते हैं स्वेट या श्वेत। आपने देखा ना पसीना का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। पसीना का स्वाद खारा होने का कारण ही है कि उसमें क्या रहता है, स्वेद में क्या रहता है, सॉल्ट। इसलिए इसका जो स्वाद है वो क्या होता है, खारा। और आप देखना, आपके किसी कपड़े में यदि पसीना लग जाता है, कुछ समय बाद वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वो पसीना तो निकल जाएगा, भाप बनकर उड़ गया, लेकिन उस कपड़े में सफेद दाग बन जाते हैं। तो कपड़े में सफेद दाग इसलिए बनते हैं क्योंकि जो पसीना है उसमें कैल्शियम है।
कैल्शियम मिनरल्स के फॉर्म में वही रह गया, वो तो सॉलिड है, ठोस है, वेपराइज होकर तो जाएगा नहीं। पसीने में जो लिक्विड था पानी वो वेपराइज होकर चला गया, जो मिनरल्स थे, खनिज थे, वो वहीं रह गए और उस वजह से जो कपड़ा है वो हो जाता है सफेद। बहुत आजमाई हुई चीज है, डेली लाइफ में आप देख ही रहे हैं, उसका कोई बहुत अलग बताने की जरूरत नहीं। तो क्योंकि हमारे पसीने में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स। कौन से मिनरल्स होते हैं, कितनी मात्रा में, ये सब पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वेस्ट में अगला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लंग्स, फेफड़े। तो लंग्स के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं। लंग्स जो है ये वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने में मदद कर देते हैं लंग्स, या इसे अपन कहते हैं फेफड़े। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। मान लो अपन ने कुछ ऐसा खाया है जिसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा उनका शेप या साइज जो है वो बड़ा है, वो इतने बड़े पार्टिकल है कि उसे किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, लीवर उसका कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये काम का है कि नहीं है, वो थोड़ी बड़े पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे बड़े पार्टिकल जिसका हमारे शरीर में डाइजेशन, पाचन नहीं हो पाया है, या ऐसे पार्टिकल जिसे किडनी फिल्टर नहीं कर पाई है, वो सभी पार्टिकल्स या कण आकर स्टोर हो जाते हैं बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में पहले से ही खाना के बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है, उसी के साथ आके क्या जुड़ गया, पार्टिकल्स जो किडनी फिल्टर नहीं कर पाई, हमारा शरीर पचा नहीं पाया, वो सब आके लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के रेक्टम वाले हिस्से में रहते हैं, मलाशय रेक्टम, और उसको फिर कर दिया जाता है शरीर से बाहर। तो ये तो आपने पढ़ लिया है, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसे किडनी फिल्टर नहीं कर पाती और शरीर नहीं पचा पाता है, वो सभी आके मिल जाते हैं वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारे रेक्टम या मलाशय में होता है, और रेक्टम या मलाशय की मदद से फिर इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये इस प्रकार इस काम में मदद करती है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं लीवर या यकृत। ठीक, लीवर की बात की जाए तो लीवर का बहुत बढ़िया काम है। लीवर अमोनिया को, अमोनिया मतलब NH3, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया मतलब NH2CONH2। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारे शरीर में जो भी अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। अब यहां आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि अमोनिया कैसे आ गया शरीर में। अमोनिया तो अभी आप पिछली वीडियो में कह रहे थे कि इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है कि शरीर में मिल गया तो नुकसान पहुंचाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और यह कैसे अमोनिया आ गया। अमोनिया खाते तो हैं, अमोनिया खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। आप सुनते होंगे कि कभी कभी दुखद खबर अखबार में आती रहती है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसान ने आत्महत्या कर ली, यूरिया खा लिया, यूरिया पी लिया, सुनते होगे ना। तो वो तो बहुत टॉक्सिक। फिर अपने शरीर में कहां से अमोनिया यूरिया आ गए, तो समझ, जब हमारे शरीर में डाइजेशन होता है और भोजन के रूप में हमने जो प्रोटीन लिया है, इस प्रोटीन का पहले पाचन होता है पेप्टोन में, और पेप्टोन के बाद ये बदल जाता है एमिनो एसिड में। याद करो अपन डाइजेशन में एंजाइम पढ़े थे कि जब भोजन हमारे स्टमक या अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है पेप्सिन। दो थे, रेनिन पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और जब यह पेप्टोन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में पाया जाता है इरिप्सिन, और ये जो इरिप्सिन है ये इसे बदल देता है एमिनो एसिड में।
है ना। ऐसा ही एक और पेनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन को बदलता है एमिनो एसिड में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही प्रकार का प्रोटीन खाएंगे, हम तो अलग अलग प्रकार का प्रोटीन खा रहे हैं। और जब हम अलग अलग प्रकार का प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का क्या बनेगा, एमिनो एसिड। जिस एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट थी सेल को, सेल के राइबोसोम ने, सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उस एमिनो एसिड से प्रोटीन बना दिया। उस एमिनो एसिड से सेल में जो प्रोटीन बना है वो फिर अलग अलग काम में यूज होगा। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम बन गए, हार्मोन बन गए, बाल नाखून त्वचा का केराटिन प्रोटीन बन गया, एंटीबॉडीज बन गई, तो बहुत अच्छा काम वहां हो गया। लेकिन कुछ मात्रा में एमिनो एसिड बच गए। अब ये जो बचे हुए एमिनो एसिड हैं, ये सभी एमिनो एसिड आपस में मिलकर बनाते हैं अमोनिया। अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड आपस में मिलकर बनाते हैं अमोनिया। अब अमोनिया यदि शरीर के ब्लड में रह गया तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी जुड़ता भैया, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लीवर इस अमोनिया को तुरंत बदल देता है यूरिया में। केमिकल प्रोसेस होती है, एंजाइम हेल्प करते हैं, और ये जो अमोनिया है ये बदल जाती है यूरिया में। फिर ये जो यूरिया है NH2CONH2, ये यूरिया पहुंच जाती है हमारी किडनी में, और किडनी में फिर प्रोसेस होती है, और ये जो यूरिया किडनी में पहुंची है ये यूरिया बदल जाती है यूरिन में। किडनी यूरिया को यूरिन में बदलता है, और फिर इस यूरिन को अपन कर देते हैं शरीर से बाहर। ठीक, पूरी प्रोसेस समझा है ना। खाना खाया हमने प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, वो बदल गया किसमें, एमिनो एसिड में। अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड ने मिलकर बनाया अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए लीवर ने अमोनिया को बदल दिया यूरिया में। ये जो यूरिया है ब्लड के साथ मिलकर एक नए ऑर्गन में पहुंच गई, किडनी, और किडनी ने यूरिया को किस में बदल दिया, यूरिन में, और यूरिन को फिर हम शरीर से कर देते हैं बाहर। तो ये यूरिया से यूरिन कैसा बना, ये तो अपन पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करके इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन सब एक एक करके। पहले अपन यहाँ स्किन पढ़ेंगे, स्किन की पूरी डिटेल। लंग्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया अपन पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में इससे अपन पढ़ चुके हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं होगा। स्किन के बाद अपन पढ़ेंगे लीवर पूरी डिटेल में, और लीवर के बाद पढ़ेंगे किडनी, और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी फैक्ट है वो पढ़ेंगे। इस सीक्वेंस से अपन चले। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्किन, त्वचा। ठीक, धीरे धीरे करके सिस्टम चलेगा, बिल्कुल हर एक ऑर्गन को पढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्स अपन क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई फैक्ट आए तो आपको नया ना लगे और आप उसको आसानी से पढ़ सकें। चलिए, सबसे पहले अपन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं स्किन से। स्किन, त्वचा। बहुत कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। स्किन, त्वचा के बारे में काफी कुछ जानकारी आपके पास पहले से ही है। काफी कुछ आप जानते हैं कि क्या है स्किन, त्वचा, क्या क्या कैसी कहानी। बस अपन थोड़ा सीक्वेंस है, एग्जाम के व्यू से देखते हैं। तो यदि स्किन की बात करें तो स्किन का पहला पॉइंट तो याद रखना, किसी भी लिविंग, यदि अपन एनिमल्स की बात करें, ठीक, लिविंग की यदि अपन बात करते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन। ठीक, फिर स्किन जिस टिश्यू से बनी होती है उस टिश्यू का नाम है एपिथीलियम, या कभी कभी लिखा होता है एपिथीलियल।
टिश्यू, एक ही बात है, बाकी ज्यादा सटीक शब्द होता है एपिथेलियम टिश्यू। यदि हिंदी में अपन बात करें तो इसे अपन कहते हैं उपकला ऊतक। ऊतक एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू दोनों अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे समझेंगे। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, यहाँ उतनी लोड नहीं है। यहाँ बस याद रखो स्किन किस प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। अब एपिथेलियम टिश्यू अपने आप में एक आपको थोड़ी जानकारी देता है। एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर, और थीलियम जो टर्म है इसका मतलब होता है लेयर, हिंदी में इसे अपन कहेंगे सतह। किसी भी ऑर्गन या अंग की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर की सतह है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। अब सबसे बाहर है तो सीधी सी बात है उसका क्या काम होगा, तो जो सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट है, उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, या उसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार त्वचा का भी काम क्या है, हमारे जितने भी अंग हैं, ऑर्गन, उनको सुरक्षित रखना। कोई भी डैमेज हो, जैसे मान लो अपन गिर गए, अपन को लग गया, किसी ने अपन को मार दिया, तो वो स्किन में लगेगा, स्किन डैमेज होगी, खून निकलेगा, दर्द होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे तो अच्छा है ना कि आप गिरो और आपकी किडनी खराब हो जाए, गिरो और हृदय में लग जाए, गिरो और डायफ्राम टूट जाए, तो उससे तो अच्छा है ना कि स्किन में ही लग रहा है, कम से कम वो ठीक हो जाता है। तो स्किन आउटर मोस्ट लेयर है और वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, किसी भी प्रकार के उपकला ऊतक, इन सभी का काम होता है, जिस ऑर्गन में है, जिस अंग में है, जिस जगह में है, उनका काम होगा उसे प्रोटेक्ट करना या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, अब यदि अपन बात करें स्टडी ऑफ स्किन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं डर्मेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्वचा का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्म जो टर्म है आपने सुना होगा, ग्रीक टर्म होता है डर्म, कहते हैं ना एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म शब्द होते हैं, शायद आपको याद हो अपन ने ब्लड में पढ़ा था। सबसे बाहर जो है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो बीच में है उसे कहते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर होता है उसे कहते हैं एंडोडर्म। तो डर्म जो है इसका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक टर्म, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्किन। लॉजी भी ग्रीक टर्म है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो दोनों ग्रीक टर्म मिला दिए तो क्या हो गया, डर्मेटोलॉजी। इसलिए देखना त्वचा के जो डॉक्टर होते हैं, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ तो वो तो चलो हिंदी हो गई, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक, अब ये बात निकली तो यहां से याद रखना, हमारी जो त्वचा है, स्किन है, ये बनती है कहां पर, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या क्या बने हैं, हमारा जब निर्माण हुआ जाइगोट से, जब हम धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुए, तो हमारे जो नाखून हैं, हमारे बाल, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, हमारे शरीर में पाए जाने वाले नर्व या तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में पाई जाने वाली स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, और हमारी स्किन, त्वचा, ये सभी जिस पार्ट से बनी है वो होता है एक्टोडर्म। तो त्वचा भी कहां से बनी है, एक्टोडर्म से, और त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक, ये जो है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि त्वचा, स्किन की क्या कैसी कहानी है। यहां से क्वेश्चन फंसते हैं तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो त्वचा है, ये स्वेट या पसीने के निर्माण में, स्वेट फॉर्मेशन में किस टाइप से हेल्प करती है, इस कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा समझते हैं।
चलिए समझेंगे अब इसको। यदि अपन बात करते हैं अपनी स्किन की, त्वचा की, तो अपनी त्वचा के नीचे पाई जाती है स्वेट ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं श्वेत ग्रंथि। ये जो स्वेट ग्लैंड है, श्वेत ग्रंथि, बहुत कुछ तो आप नाम से ही समझ गए। इसी स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि से निकलता है हमारा पसीना, जिसे अपन कहेंगे स्वेट, और विज्ञान की भाषा में कहते हैं श्वेत। देखो, आप पसीना कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भारी कोई शब्द है, लेकिन क्या है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी होती है ना, विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो सलाइवा कह रहे थे या हिंदी में लार कह रहे थे, थूक तो नहीं लिख रहे थे कहीं, जबकि अपन को पता वो होता तो थूक ही है, पर थूक ना लिख के लार लिख रहे थे ना। वैसे क्या होता है, पसीना ना लिख के अपन जिस टर्म का यूज करते हैं वो होता है स्वेट। अब ये जो स्वेट है, इस स्वेट का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, देख धीरे धीरे इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो याद रखना, स्वेट ग्लैंड जो है ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यह एक प्रकार की बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड या ग्रंथि है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ग्रंथि में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां से सुन लो ताकि दिमाग में बैठे। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। और तीसरा मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जिनसे सिर्फ एंजाइम निकलते हैं उन्हें कहते हैं एक्सो, जिनसे सिर्फ हार्मोन निकले उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन, और जिससे दोनों निकले उसे कहते हैं मिक्स। तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये एक प्रकार की क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब सीधी सी बात है, इससे सिर्फ क्या निकलता है, एंजाइम। अब जब यहां तक पहुंच गए हैं तो एंजाइम का नाम भी देख। जब स्वेट या पसीना निकलता है तो इस पसीने में एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। सभी ने इसका नाम सुना होगा, कोई अलग से कोई कठिन नाम नहीं है कि लोड हो आपको, क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक, समझ सकते हैं आप, इतना पावरफुल है। ये कहां है अपने शरीर में, एक तो लार या सलाइवा में है, अपनी आंसू में भी होता है, टीयर्स में भी होता है, और साथ ही साथ ये पाया जाता है इसमें हमारे स्वेट में। पसीना निकलता है, पसीना है तो उसके साथ लाइसोजाइम एंजाइम आ गया, तो हवा से जो भी बैक्टीरिया आना चाहेंगे वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, लाइसोजाइम उन बैक्टीरिया को मार देगा, है ना। इसलिए देखना, आप स्किन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं सुना होगा आपने, फंगल इन्फेक्शन होता है, दांत खाज खुजली ये सब हो जाती है तो फंगस के कारण होती है। बैक्टीरिया को मारने की व्यवस्था है अपने पास, क्या होता है, लाइसोजाइम। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी में। अब यदि अपन बात करते हैं हमारे शरीर से निकलने वाली स्वेट, तो ये जो स्वेट है ये क्या करता है, हमारे शरीर से जो सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा क्या है, लवण है, किसी भी प्रकार के सॉल्ट, लवण, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, मिनरल्स, खनिज, उनको ये कर देता है शरीर से बाहर। खनिज को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। ठीक, अब स्वेट या पसीने का सबसे बड़ा एक काम ये भी है कि ये जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर का तापमान, इस शरीर के तापमान को
नियंत्रित करने का काम, इसको कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम जो है ये है पसीने। अपन को गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, यदि अपन को गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है। पसीना जब निकलता है तो वो क्या होगा, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया है हर जगह चल रही। तो इस वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण के कारण ये जो पसीना है ये वाष्प बन के वेपर बन के उड़ जाएगा, और जैसे ही वाष्प बन के वेपर बन के उड़ेगा तो ये अपने साथ हीट या ऊष्मा को भी लेकर चला जाएगा, और जब ये हीट या ऊष्मा को लेकर जाएगा तो उस हिस्से में अपन को ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वहां की ऊष्मा चले गई, हीट चले गई। हीट के कारण ही तो अपन को गर्मी लगती है, यदि हीट चली गई तो गर्मी नहीं लगेगी। जैसे इसका आपको एहसास करना हो तो आप देखना, जैसे परफ्यूम वगैरह अपन डाल लेते हैं तो वहां ठंडक लगती है, या वो नेल पेंट रिमूवर आता है ना, एसीटोन करके बना होता है, वो एसीटोन सब्सटेंस का होता है। नेल पेंट रिमूवर को आप जब स्किन में लगाते हो तो देखना आपको ठंडक मिलेगी। क्यों? जैसे हमने एसीटोन को स्किन में लगाया, एसीटोन बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। जैसे उसमें वेपोराइजेशन होता है तो वो वाष्पित होकर जब ऊपर जाता है तो अपने साथ उस हिस्से की हीट या ऊष्मा को भी ले गया, और ऊष्मा को जब वो अपने साथ लेके गया तो वो हिस्से की हीट या ऊष्मा चले गई, वहां पर वो ठंडक महसूस होने लगती। फिर थोड़ी देर बाद हालांकि सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ देर तो होता है। तो ऐसे ही पसीना क्या होगा, दिन भर पसीना निकलता जाएगा, अपने साथ वो वेपोराइजेशन वाष्पीकरण करके जितना भी जो है हीट है उसको ले जाएगा, और अपन को कूल डाउन रखेगा ताकि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहे। क्योंकि यदि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, या केल्विन में होता है 310। ये एक आइडियल बॉडी टेम्परेचर है। इस बॉडी टेम्परेचर में हमारे एंजाइम सबसे अच्छे से काम करते हैं। यदि हमने इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा तो एंजाइम काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा। तो इसी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें स्वेट या पसीना निकलता है ना। ये अलग अलग यूनिट है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं अरे बाबा मेरे को तो 104 बुखार था, तो यदि उनको 104 बुखार था तो वो फ़ारेनहाइट में था, डिग्री सेल्सियस में 104 नहीं है, 104 डिग्री सेल्सियस उबलता आता वो बाहर, तो जो फ़ारेनहाइट उसमें 104 कहते हैं, है ना। अलग अलग यूनिट है। डिग्री सेल्सियस में हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, फिर फ़ारेनहाइट में 98.6 है, और केल्विन में कितना होता है 310। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट मिनरल्स को शरीर से बाहर करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये सभी काम होते हैं स्वेट। यदि अपन स्वेट की बात करते हैं तो ये जो पसीना या स्वेट है इसका पीएच होता है 6.3। इसका पीएच क्या होता है 6.3। 7 से कम है मतलब एसिडिक या अम्लीय है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, लगभग है, 7 के पास ही है। तो इसलिए ये क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, आंशिक अम्लीय। पसीना जो है इसका नेचर क्या होता है, तो ये होता है स्लाइटली एसिडिक, या आंशिक रूप से ये क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच है 6.3। एसिडिक होना जरूरी है ना, लाइसोजाइम एंजाइम है वो भी बैक्टीरिया को मारेगा, और थोड़ा सा एसिडिक रहेगा तो और दूसरे जर्म यदि आ रहे हैं, मान लो बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको मारने के लिए ये रहेगा, तो इसका एसिडिक होना भी जरूरी। तो ये दोनों एसिडिक होना, लाइसोजाइम होना, ये नेचर हो गया स्वेट। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्वेट जब हमारे शरीर से बाहर जाता है तो ये अपने साथ वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ भी ले आता है। कैसे वेस्ट मटेरियल, जैसे ये अमोनिया, कुछ मात्रा में यूरिया, और हमारे शरीर में बनने वाले लैक्टिक एसिड, इन सभी को शरीर से बाहर करने में मदद करता है ना। हालांकि अलग अलग अंग से होते हैं पर फिर भी इसमें मदद करता है। यूरिया मतलब NH2CO NH2, लैक्टिक एसिड मतलब C3H6O3। ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको शरीर से बाहर करने का तरीका अलग है, लेकिन कुछ मात्रा में इन वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने में स्वेट या जो पसीना है ये महत्वपूर्ण योगदान करता है, और पसीना को बाहर करने में, इन सभी को बाहर करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो ये जो कहानी थी ये कहानी हो गई स्वेट से रिलेटेड।
अभी स्किन या त्वचा समाप्त नहीं हुई, अभी तो उसके और भी फीचर्स हैं, पढ़ेंगे। लेकिन स्वेट से रिलेटेड जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैसे स्किन जो है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में मदद करती है, तो उसमें ये पॉइंट आपके काम आएगा। ये इसके कुछ फैक्ट। धीरे धीरे अपन और आगे का चल के इसके टॉपिक्स को हर अगली वीडियो में, अगले पार्ट में पढ़ते जाएंगे। पहले स्किन पढ़ेंगे, फिर लीवर पढ़ेंगे, फिर किडनी, फिर फैट, ऐसा चलता रहे। हमारे चैनल में जो भी वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप सीक्वेंस उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी ऐसा लग रहा है कि भैया कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कहीं पर डाउट है, कोई सजेशन है कि ये ऐसा हो वैसा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर जरूर, उस पर कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।